नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका 100% इंग्लिश के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिस लिटरेरी वर्क को डिकोड करने जा रहे हैं वो इंडियन इंग्लिश लिटरेचर का एक बहुत ही यूनिक और इम्पोर्टेंट टेक्स्ट है। इस बुक का नाम है वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स और इसके ऑथर है वेद मेहता। अगर आप इंडिया की हिस्ट्री, पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी और एक राइटर के पर्सनल स्ट्रगल को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम सिर्फ समरी नहीं देखेंगे बल्कि इस टेक्स्ट की एक डिटेल्ड रिसर्च को देखेंगे, कंटेक्स्ट देखेंगे, समरी भी देखेंगे चैप्टर बाय चैप्टर और साथ में थीम्स एंड क्रिटिकल एनालिसिस भी देखेंगे। सबसे पहले इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन। आप एक इंडियन है लेकिन आपका पूरा एजुकेशन और अपब्रिंगिंग वेस्ट में हुआ है, अमेरिका और इंग्लैंड में। आप ऑक्सफोर्ड में पढ़ने गए हैं, आप इंग्लिश कल्चर में ढल चुके हैं और फिर करीब 10 साल बाद आप वापस इंडिया आते हैं। आपको कैसा फील होगा? क्या आपको लगेगा कि आप घर वापस आए हैं या फिर आपको लगेगा कि आप एक फॉरेनर हैं जो अपनी कंट्री में टूरिस्ट बनकर घूम रहे हैं? ये कोर थीम है वेद मेहता की इस किताब की। ये किताब पब्लिश हुई थी 1960 में। ये बुक सिर्फ एक ट्रैवलॉग नहीं बल्कि एक मेमोर ऑफ रिटर्न है। इस बुक को समझने के लिए आपको ऑथर के बारे में एक बहुत ही क्रिटिकल फैक्ट पता होना चाहिए। वेद मेहता ब्लाइंड है। उन्होंने अपनी आईसाइट मेनिनजाइटिस की वजह से 4 साल की उम्र में खो दी थी। लेकिन जब आप ये बुक पढ़ेंगे तो आपको शॉक्ड फील होगा क्योंकि उनकी राइटिंग में विजुअल्स भर-भर के हैं। वो लिखते हैं कि सूट का कलर क्या है, स्ट्रीट पर भीड़ कैसी दिख रही है, लोगों के चेहरे कैसे हैं। क्रिटिक्स इसे विजुअल राइटिंग कहते हैं। वेद मेहता ने डिसेबिलिटी को अपनी नैरेटिव का बैरियर नहीं बनने दिया। वो अपने सेंसेस, साउंड, टच, स्मेल और अपने दोस्तों की डिस्क्रिप्शन को यूज करके एक पूरा विजुअल वर्ल्ड क्रिएट करते हैं। इसलिए बुक का टाइटल वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट्स एक बहुत बड़ा मेटाफर है। एक ब्लाइंड आदमी का इंडिया की क्योटिक स्ट्रीट्स पर चलना एक्चुअली उनका अपनी आइडेंटिटी को ढूंढने जैसा है। अब बात करते हैं टाइमिंग की। ये बुक 1960 में पब्लिश हुई थी लेकिन इसकी स्टोरी सेट है समर ऑफ 1959 में। ये साल इंडियन हिस्ट्री में बहुत ही क्रूशियल था। देखिए, 1947 में हमें आजादी मिली थी। 1950s में हम नेशन बिल्डिंग के यूफोरिया में थे। लेकिन 1959 आते-आते वो सपना थोड़ा क्रैक होने लगा था। इस बुक में आपको नेहरूवियन एरा का डिसइल्यूशनमेंट भी दिखेगा। 3 मेजर चीजें उस वक्त हो रही थी जो इस बुक के बैकग्राउंड में चलती है। एक था चाइना का थ्रेट, बॉर्डर पर टेंशन बढ़ रही थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, केरला में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को लेकर क्राइसिस चल रहे थे और एक रेफ्यूजी क्राइसिस भी थे। वेद मेहता की फैमिली खुद लाहौर से माइग्रेट होकर न्यू दिल्ली आई थी ड्यूरिंग पार्टीशन, तो वो एग्जाइल का दर्द उनके अंदर अभी भी ताजा था। इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है द परमानेंट हैंगओवर। वेद मेहता मानते हैं कि उनकी जनरेशन जो ब्रिटिश राज के लास्ट ईयर्स में पैदा हुई है और आजादी के बाद जवान हुई है, वो एक परमानेंट हैंगओवर में जी रही है। उनका कहना है कि ना तो वो पूरी तरीके से ब्रिटिश बन पाए और ना ही पूरी तरीके से इंडियन रह पाए। वो बीच में फंसे हुए हैं। एक तरफ ऑक्सफोर्ड की सोफिस्टिकेटेड लाइफ है, शेरी और कॉफी पीना, और दूसरी तरफ इंडिया की रियलिटीज है, हीट, डस्ट, पॉवर्टी और पॉलिटिक्स। इस बुक में वो इसी हाइब्रिड आइडेंटिटी से जूझ रहे हैं। इस सफर में वो अकेले नहीं है, उनके साथ है उनके दोस्त डॉम मॉरिस। डॉम भी एक इंडियन पोएट थे जो इंग्लैंड में फेमस हो चुके थे। जहां वेद मेहता सीरियस और एनालिटिकल है, वहां डॉम थोड़े केयरलेस, बोहेमियन और शराबी टाइप की फिगर दिखाए गए हैं। इन दोनों की केमिस्ट्री इस बुक में एक बहुत ही यूनिक फ्लेवर देती है, कभी फनी, कभी डार्क और कभी बहुत ही इमोशनल। तो दोस्तों, ये था बुक का बेसिक कंटेक्स्ट। अब हम देखते हैं कि ये जर्नी एग्जैक्टली शुरू कैसे होती है और कैसे ये उन्हें ट्रांसफॉर्म करती है। लेट्स डाइव इनटू चैप्टर 1, द होम कमिंग। कहानी शुरू होती है ऑक्सफोर्ड में। वेद अपने फाइनल्स की पढ़ाई कर रहे हैं, इंग्लैंड की हिस्ट्री रट रहे हैं, एल्फ्रेड, हेनरी द एट्थ वगैरह। तभी उन्हें इंडिया की उनकी एक ओल्ड आंट का लेटर मिलता है। ये लेटर बहुत ही सिंबॉलिक है। उनकी आंट उन्हें रामायण के लॉर्ड राम से कंपेयर करती है जो 14 साल के वनवास से के बाद घर लौटे थे। आंट लिखती है, आई होप बॉयज डोंट गेट करप्टेड बाय द वेस्ट। यहाँ पर पहला टेंशन क्रिएट होता है, वेस्टर्न एजुकेशन वर्सेस इंडियन ट्रेडिशन का। इंडिया निकलने से पहले वेद अपने लिए क्लोथ्स खरीदने जाते हैं। यहाँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीन है, द सटोरिकल कॉम्प्रोमाइज। टेलर उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स डिजाइन सजेस्ट करता है लेकिन वेद मांगते हैं ऑनेस्ट ट्रॉपिकल वूल। वो इंडिया में एक इंडियन की तरह दिखना चाहते हैं, ना किसी ब्राउन इंग्लिशमैन की तरह। लेकिन एंड में सूट थोड़ा ऑल्टर हो जाता है जो ये दिखाता है कि आप चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वेस्टर्न इन्फ्लुएंस आपकी आइडेंटिटी पर स्टिच हो चुका है। इस चैप्टर का सबसे डार्क मोमेंट तब आता है जब वे लंदन में अपने एक पाकिस्तानी दोस्त से मिलते हैं।
ये दोस्त ऑक्सफोर्ड से पढ़कर वापस पाकिस्तान गया था सिविल सर्विसेज में, लेकिन वहाँ का माहौल उसे सूट नहीं किया। वो बताता है कि कैसे वो शाम को दरवाजे बंद करके अकेला शराब पीता था और वॉइस ऑफ अमेरिका को सुनकर डांस करता था। वो वेद से कहता है, ऑल माई एजुकेशन व्हाट वाज इट फॉर। ये पाकिस्तानी फ्रेंड वेद के लिए एक वार्निंग है कि अगर तुम वापस जाओगे तो तुम्हारा भी हाल वही हो सकता है, एलिनेटेड और लोनली। इस डर के साथ वेद प्लेन में बैठते हैं और दिल्ली लैंड करते हैं। एयरपोर्ट पर फ्लावर्स, गार्लैंड्स और रिलेटिव्स का शोर, ये सेंसरी ओवरलोड उन्हें बताता है कि वो अपने साइलेंट ऑक्सफोर्ड लाइफ से दूर वापस इंडिया आ गए हैं। अब आते हैं चैप्टर 2 पर। यहाँ टोन थोड़ा सीरियस हो जाता है। वेद अब टूरिस्ट नहीं, एक जर्नलिस्ट की नजर से इंडिया को देख रहे हैं। वो कहते हैं कि इंडिया एक ओनियन की तरह है, लेयर्स अपॉन लेयर्स पील करते जाओ, कुछ खत्म नहीं होता। इस चैप्टर में वो इंडिया के टॉप लीडर्स और इंटेलेक्चुअल से मिलते हैं। वो मिलते हैं इंडिया के प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से, जो वाइसरॉय पैलेस में रहते हैं, एकदम सिंपल गांधीयन लाइफ जीते हैं। प्रसाद उन्हें बताते हैं कि कैसे गांधी जी ने उन जैसे आम लोगों को लीडर्स आउट ऑफ क्ले बना दिया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जब वेद एक सीनियर पॉलिटिशियंस, जिसका नाम नहीं लिया गया लेकिन इम्प्लाइड है कि वो कृष्णा मेनन हो सकते हैं, उनसे मिलते हैं। जब वेद उनसे कश्मीर और मुस्लिम माइनॉरिटी के इशू पर सवाल करते हैं, तो वो पॉलिटिशियन कहते हैं, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, सिट ऑन द इश्यूज। यही से चैप्टर का टाइटल भी आता है, सिटिंग ऑन द इश्यूज। वेद रियलाइज करते हैं कि गवर्नमेंट मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर रही, बस उन पर बैठी है ताकि कोई हंगामा ना हो। वो देखते हैं कि सिविल सर्विस अभी भी विक्टोरियन इंग्लैंड की तरह ही चल रही है, फाइल्स, कार्बन कॉपीज और डेकोरम में फंसी हुई। यहाँ वेद का डिसइल्यूजनमेंट शुरू होता है कि आजादी के बाद भी सिस्टम वही पुराना है। चैप्टर 3 है दिल्ली हीट, द अराइवल ऑफ टॉम मॉरिस। सीरियस पॉलिटिक्स के बाद चैप्टर 3 दिल्ली हीट में माहौल बदलता है। यहाँ एंट्री होती है वेद के ऑक्सफोर्ड फ्रेंड डॉम की। डॉम एक पोएट है, थोड़े केयरलेस और प्लेफुल है, जैसा कि मैंने आपको कंटेक्स्ट में बताया था। दिल्ली की गर्मी से बचने के लिए दोनों दोस्त बमी डेज बिताना शुरू करते हैं। वो दिन भर ड्रिंक किन्स पीते हुए एक दूसरे के बचपन की लैंग्वेज में बात करते हैं ताकि रियलिटी से एस्केप कर सके। इस चैप्टर में वे दिल्ली की हाई सोसाइटी का मजाक उड़ाते हैं। वो मिलते हैं पिंक गर्ल्स से, दो बहनें जो दिखने में इंडियन है लेकिन बिहेवियर में पूरी तरीके से वेस्टर्न होने का ढोंग करती हैं। वो टिपिड यानी कि गरम कोको कोला पिलाती है और मीनिंगलेस बातें करती हैं। ये पिंक गर्ल्स सिंबल है उस आर्टिफिशियल क्लास की जो ना इधर की है और ना उधर की। एक और फनी इंसिडेंट होता है कैनेडियन महात्मा के साथ। एक शराबी कैनेडियन रिपोर्टर जो गांधी जी को एडमायर करता है लेकिन हरकतें बिल्कुल अपोजिट करता है। वो अपने नौकर को फोर्स करता है कि वो उसका सिल्क सूट और डिनर जैकेट पहने नेहरू के बर्थडे पर। ये दिखाता है कि कैसे वेस्टर्न लोग इंडिया को स्पिरिचुअल समझते हैं लेकिन रियलिटी में उसे समझ ही नहीं पाते। लेकिन इस सब के बीच वेद को कुछ जेन्युइन इंटेलेक्चुअल्स भी मिलते हैं, जैसे खुशवंत सिंह और नारायण मेनन, जो उन्हें थोड़ा सैनिटी प्रोवाइड भी करते हैं। दिल्ली की गर्मी और सुपरफिशियल सोसाइटी से तंग आकर चैप्टर 4 में ये दोनों दोस्त नेपाल भाग जाते हैं। वो काठमांडू पहुंचते हैं और एक राणा जनरल के पैलेस में रुकते हैं। यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, शांग्रीला जैसा। पैलेस में सर्वेंट्स की आर्मी है, हिस्ट्री फ्रीज हो गई है। लेकिन इस ट्रिप का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब वो नेपाल के महान पोएट एलवी डेवकोटा से मिलने जाते हैं। डेवकोटा कैंसर से मर रहे हैं और ट्रेडिशन के हिसाब से उन्हें पशुपतिनाथ टेम्पल में नदी के किनारे लाया गया है मरने के लिए। इमेजिन कीजिए सीन, फ्लाइज भिनभिना रही हैं, डेवकोटा बर्फ चूस रहे हैं दर्द कम करने के लिए, फिर भी वो डॉम से पोएट्री सुनने की रिक्वेस्ट करते हैं। डेवकोटा उन्हें एडवाइस देते हैं, डू योर ड्यूटी एंड डू नॉट लुक फॉर रिकॉग्निशन। ये एडवाइस वेद के दिमाग में छप जाती है। इस स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस के बाद वो जाते हैं कलकत्ता और यहाँ बुक का टोन हॉरर में बदल जाता है। कलकत्ता उन्हें हेल जैसा लगता है। सड़कों पर लाशें, क्रैप्सेस, गरीबी और डार्कनेस। एक रात वो नाइट लाइफ ढूंढने निकलते हैं और एक नाइटमेयर में फंस जाते हैं जहां उनकी टैक्सी पर एक रॉबर हमला करता है। यह एक्सपीरियंस वेद को तोड़ देता है। ऑक्सफोर्ड का बमी एटीट्यूड यहाँ फेल हो जाता है। इंडिया की रियलिटी उनके फेस पर एक तरीके से तमाचा मारती है। फाइनली हम पहुंचते हैं लास्ट चैप्टर में, चैप्टर 5 विंटर ऑफ कंटेंट पर। वापस दिल्ली आकर मौसम ठंडा हो गया है और वेद का गुस्सा भी। अब इस चैप्टर का हीरो कोई बड़ा पॉलिटिशियन नहीं, बल्कि उनका फैमिली टेलर है, यानी कि उनका दर्जी है। वेद उस टेलर को चेयर ऑफर करते हैं लेकिन टेलर जमीन पर बैठने की जिद करता है। टेलर कहता है, माई स्टेशन इज रिटन ऑन माई फॉरहेड। वो कर्म और धर्म की बात करता है। पहले वेद को ये बैकवर्ड लगता है लेकिन अब वो इस ट्रेडिशन की स्टेबिलिटी को रिस्पेक्ट करने लगे हैं। टेलर के कहने पर वेद हरिद्वार जाते हैं अपने रूट्स ढूंढने।
वहाँ उन्हें फैमिली पंडा मिलता है, वो प्रीस्ट जो वंश वैली यानी जेनोलॉजी रखता है। जब वो उनके दादा परदादा के नाम पढ़ता है, वेद प्रकाश सन ऑफ अमोलक राम, सन ऑफ बोला राम, तब वेद को फील होता है कि वो हवा में लटके हुए एग्जाइल नहीं है, वो इस जमीन से जुड़े हुए हैं। वो गंगा में डुबकी लगाते हैं, जो सिंबल है उनके वेस्टर्न करप्शन के धुलने का। बुक का क्लाइमेक्स होता है एक लंच के साथ, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के साथ। नेहरू वेद के लिए एक परफेक्ट रोल मॉडल है। नेहरू भी वेस्ट में पढ़े थे, कैम्ब्रिज में, लेकिन वो इंडिया में संस्कृत, मुगल और इंग्लिश इंडिया का परफेक्ट मिक्सचर है। नेहरू वेद से कहते हैं, वर्थवाइल मेन नेवर श्रिंक फ्रॉम हैजार्ड्स। जो लोग काम के लोग होते हैं वो मुश्किलों से नहीं डरते। ये बात वेद को डायरेक्शन देती है। उन्हें समझ आता है कि उन्हें इंडियन बनने के लिए इंग्लिश बनने को छोड़ना नहीं पड़ेगा, वो दोनों भी हो सकते हैं। बुक के एंड में वेद वापस वेस्ट जा रहे हैं, लेकिन इस बार वो भाग नहीं रहे। वो अपनी जनरल में लिखते हैं और फील करते हैं कि उनका परमानेंट हैंगओवर अब खत्म हो गया है। उन्होंने इंडिया की सड़कों पर चलना सीख लिया है। अब हम बात करते हैं बुक के मेजर थीम्स और डिटेल्ड क्रिटिकल एनालिसिस के बारे में। इस पूरी बुक का सेंट्रल पिलर है आइडेंटिटी क्राइसिस, जिसे वेद मेहता ने एक बहुत ही यूनिक नाम दिया है, द परमानेंट हैंगओवर। दोस्तों, हैंगओवर बेसिकली क्या होता है? जब आप नशे में नहीं होते, लेकिन पूरी तरीके से होश में भी नहीं होते, आप बीच में लटके हुए होते। वेद मेहता कहते हैं कि उनकी जनरेशन जो ब्रिटिश राज में पैदा हुई और ऑक्सफोर्ड में पढ़ी, वो इस हिस्टोरिकल हैंगओवर का शिकार है। वो इंग्लैंड में ब्राउन फील करते हैं और इंडिया में फॉरेनर फील करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, याद करिए टेलर वाला सीन। वेद चाहते हैं कि वो इंडियन दिखे, लेकिन उनका टेलर उन्हें प्रिंस ऑफ वेल्स डिजाइन बेचना चाहता है। और एक एग्जाम्पल, वो पाकिस्तानी फ्रेंड वाला इंसिडेंट, वो दोस्त जो अपने कमरे में बंद होकर वॉइस ऑफ अमेरिका सुनता है और शराब पीता है, वो इस एलिनेशन का सबसे डार्क एग्जाम्पल है। वो ना तो पाकिस्तानी बन पाया और ना ही इंग्लिश रह पाया। तो पहला थीम है द एगनी ऑफ बिलोंगिंग नोवेयर। दूसरा बड़ा थीम है पॉलिटिकल स्टेग्नेशन या रुकावट का। वेद मेहता 1959 में इंडिया आए थे, जब आजादी का जोश ठंडा पड़ चुका था और रियलिटी सामने आ रही थी। ऑथर बार बार एक फ्रेज यूज करते हैं, सिटिंग ऑन द इश्यूज। इसका मतलब है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की बजाय उस पर बैठ जाना। उन्होंने देखा कि सिविल सर्विसेज अभी भी वैसे ही चल रही है जैसी ब्रिटिशर्स के टाइम पे चलती थी। सिर्फ फाइल्स और कार्बन कॉपीज इंपॉर्टेंट है, लोग नहीं। उन्होंने देखा कि नेहरू के बाद लीडरशिप का एक वैक्यूम है इंडिया के अंदर। इंडिया उन्हें एक अनियन की तरह लगता है, जैसे आप छीलते जाएं, लेयर्स निकलती जाएंगी, लेकिन अंदर कोर नहीं मिलेगा। ये थीम दिखाता है कि कैसे एक यंग इंटेलेक्चुअल अपने देश की पॉलिटिकल हालत देखकर निराश फील करता है। तीसरा थीम बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ईस्ट वर्सेस वेस्ट, लेकिन एक ट्विस्ट के साथ। वेद मेहता उन इंडियंस का मजाक उड़ाते हैं जो वेस्टर्न बनने की नकल करते हैं। इसका सबसे बड़ा सिंबल है द पिंक गर्ल्स और उनकी सोसाइटी। ये लोग देखने में इंडियन है, लेकिन ये बातें ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट की करते हैं, कोको कोला पीते हैं जो कि गर्म होती है, और वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस करते हैं। वेद मेहता और डॉम, जो कि एक्चुअल ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट्स हैं, इन लोगों को देखकर हंसते भी हैं और गुस्सा भी होते हैं। ये पिंक सोसाइटी एक कल्चरल हॉलोनेस को दिखाती है, ऐसे लोग जो अपनी जमीन से कट चुके हैं, लेकिन आसमान में भी नहीं उड़ पा रहे हैं। लास्ट मेजर थीम है रिटर्न टू रूट्स का। पूरी बुक में वेद मेहता इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, गर्मी, गंदगी और भीड़ को लेकर, लेकिन एंड में हरिद्वार जाकर सब बदल जाता है। जब वो अपने प्रीस्ट के पास जाते हैं और अपनी वंशवैली सुनते हैं, तो उन्हें रियलाइज होता है कि वो हवा में नहीं लटके हुए हैं, उनका एक इतिहास है, उनके पूर्वज यहीं रहते थे। टेलर का डायलॉग माई स्टेशन इज रिटन ऑन माई फोरहेड उनको एक्सेप्टेंस सिखाता है कि आप चाहे कितना भी भाग ले, आपकी अपनी रूट्स आपसे नहीं भाग सकती। ये थीम बुक को एक पॉजिटिव कंक्लूजन प्रोवाइड करता है। अब आते हैं एनालिसिस पार्ट पर। अगर आपको एग्जाम में क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखना हो, तो किन पॉइंट्स पर आपको फोकस करना चाहिए? सबसे पहले द विजुअल पैराडॉक्स। सबसे पहले आपको ऑथर की डिसेबिलिटी को एक्नॉलेज करना होगा। वेद मेहता ब्लाइंड है, लेकिन उनकी राइटिंग बिल्कुल विजुअल है। क्रिटिक्स इसे सेंसरी राइटिंग कहते हैं। वो कलर नहीं देख सकते, लेकिन वो टेक्सचर, साउंड और स्मेल के थ्रू कलर क्रिएट जरूर कर सकते हैं। जब वो नेपाल की ब्यूटी डिस्क्राइब करते हैं या कलकत्ता की गंदगी को डिस्क्राइब करते हैं, वो इतना विविड है कि आप भूल जाएंगे कि राइटर देख नहीं सकता। ये उनका सबसे बड़ा लिटरेरी अचीवमेंट है। द टोन, आयरनी वर्सेस एम्पैथी। बुक का टोन दो पोल्स के बीच स्विंग करता है। सबसे पहले आयरनी एंड सटायर। जब वो कैनेडियन महात्मा, वो शराबी जर्नलिस्ट या पिंक गर्ल्स के बारे में लिखते हैं, तो टोन मजाकिया और सटारिस्टिक होती है।
डीप एपैथी हमको कब देखने को मिलती है? जब वो नेपाल के पोएट एलवी डेवकोटा की डेथ को डिस्क्राइब करते हैं या टेलर की बातें लिखते हैं, तो टोन बहुत ज़्यादा सीरियस और इमोशनल हो जाती है। ये मिक्सचर इस बुक को ड्राई होने से बचाता है। द जॉनरा ए मेमोरियल ऑफ रिटर्न। टेक्निकली तो ये एक ट्रैवलॉग है, लेकिन एक्चुअली में ये एक मेमोयर है। ये प्लेसेस के बारे में कम और ऑथर के माइंड के बारे में ज़्यादा है। वेद मेहता इंडिया की सड़कों पर चल रहे हैं, लेकिन असल में वो अपने दिमाग की गलियों में घूम रहे हैं अपनी आइडेंटिटी ढूँढने के लिए। तो दोस्तों, वॉकिंग द इंडियन स्ट्रीट सिर्फ 1959 के इंडिया की पिक्चर नहीं है। ये हर उस इंसान की कहानी है जो अपने घर से दूर गया, बदल गया और जब वापस आया तो उसे समझ नहीं आया कि वो है कौन। वेद मेहता का सफर ऑक्सफोर्ड के एरोगेंस से शुरू होकर हरिद्वार की ह्यूमिलिटी पर खत्म होता है। वो इंडिया को पूरी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करते, लेकिन उसे पूरी तरीके से रिजेक्ट भी नहीं करते। वो बस उस पर चलना सीख लेते हैं। आई होप आपको ये डिटेल्ड ब्रेकडाउन पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और 100% इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे इंसाइटफुल वीडियोज़ के लिए। मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हैप्पी स्टडीइंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशंस।